तो दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहजर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचे, हमें एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देने चाहिए। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम के दिन आपको बहुत आसानी होगी और आप कम से कम गलती करेंगे। और साथ ही साथ ये होगा कि क्वेश्चन करते हुए आप बहुत सारे कंसेप्ट भी बिल्ड कर रहे होते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने जो है आज आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उन प्रश्नों की व्याख्या भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है लगभग 300 प्रश्न करेंगे। तो ये होगा कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और इन 300 प्रश्नों के गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई चांस रह जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कोई गलती करें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक स्कोर करें और टीचर एजुकेशन में आप जो है सिलेक्शन लें, बीपीएससी के माध्यम से टीचर बने। ये जो है ना, आपको टीचर एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा और साथ ही साथ यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, और यदि आप लोग भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ हिंदी से संबंधित वो सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के नेशन की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगी। ओके, तो सीधा चलते हैं हम लोग जो है अपने पीडीएफ पे, जहाँ आप देख पाएंगे कि जो है क्या क्या कंटेंट है आदिकाल से संबंधित। ओके, तो हम आ जाते हैं सीधा अपने पीडीएफ पर। ये रहा आपका पीडीएफ। हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे। 1 मिनट सेट कर दूं आपके लिए। 1 मिनट। हाँ, नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इससे ये होगा कि आप पूरा अच्छे देख पाएंगे। आई थिंक हाँ, अब सही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और वो अपनी परेशानी बताते हैं, तो परेशानी का सॉल्यूशन भी हम देते हैं, तो आप भी कमेंट करते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हो रही है, खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ठीक है, तो उनको माना जाता है, थोड़ा कलर जो है डीप कर लूँ, ये थे मियाँ खुसरो। खुसरो मियाँ गजब लिखते थे। ठीक है, जे हाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैनिया बनाए बतिया, इस तरह के जो है कविता लिखते हैं। ये केवीएस पीजीटी में है, तो आप लोग पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और केवीएस पूछ रहा है तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कवि हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो जी को हिंदी का या खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ओके, खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ 2 प्रश्न है, आप देखेंगे 2 नाम है। एक तो कहा जा रहा है अभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, और दूसरा प्रश्न आप अगले में देखेंगे भरत मुनि ने अभ्रंश को क्या नाम दिया। ठीक है, तो अभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग जो है ना, पतंजलि ने किया था, लेकिन भरत मुनि ने अभ्रंश को क्या कहा? देश भाषा कहा। ठीक है, 2 प्रश्न समझ गए कि अभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग पतंजलि कर रहे हैं और उसके बाद भरत मुनि जो है अभ्रंश को देश भाषा कह रहे हैं। जनरली जो है दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। ओके, अब कह रहे हैं जन्म काल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ये पीजीटी के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पीजीटी में जनरली क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और टीजीटी वाले सिर्फ और सिर्फ ये जो है जितने राइटर हैं उनके डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले चंद्रवरदाई आते हैं। ठीक है, 1168 आपको याद रहे न रहे, लेकिन 1192 आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो है ये इनकी जो रचना है, हाँ, कौन सी रचना है बता दीजिए आप लोग? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है इनकी रचना है। तो ये रचना जो है 1191 और 1192 से संबंधित जो युद्ध होते हैं तराइन का, उससे संबंधित है। ठीक है, तराइन के युद्ध से संबंधित है, तो 1192 आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है, और इसका मतलब ये भी है कि कोई रचना इतना मशहूर है 1192 में लिखे जाए, तो ये बंदा कब पैदा हुआ होगा? तो 1192 से लगभग 20 साल पहले तो पैदा ही हुआ होगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। हाँ, उसके बाद जगनीक आते हैं 1173 के। खुसरो का डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जो टीजीटी के बच्चे हैं वो खुसरो का डेट ऑफ बर्थ याद रखें।
ठीक है, 1253 के हैं, और श्रीधर जो है 14वीं शताब्दी के हैं। ओके, तो ये क्रम जो है आपको मिल जाएगा चंद्रवरदाई, जगनिक और खुसरो और श्रीधर। ठीक है, तो या तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए, क्योंकि जानते हैं कि जो है इनको हिंदी के प्रथम कवि जो है एक तरह से वो मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहते हैं ये। तो समझ सकते हैं कि जो है इनका ये जो है पहले आएंगे, और श्रीधर पाठक जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो सबसे अंत में, आदिकाल के अंत में श्रीधर पाठक का जिक्र है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हाँ, अब ये कहेंगे कि खुसरो और विद्या, जो किताब पढ़े होंगे वो कहेंगे खुसरो और विद्यापति का तो सबसे अंत में है, तो वो उनको फुटकल कवि में रखते हैं। ठीक है, तो जब रासो साहित्य की बात कर रहे होते हैं तो इनको श्रीधर पाठक को लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप कम से कम चंद्रवरदाई और खुसरो का डेट ऑफ बर्थ याद रखें। 1192 मतलब 1173 तो है जगनिक का, लेकिन 1168 और 1192, क्योंकि 1192 ये मर जाते हैं, और जो पृथ्वीराज रासो होता है इनका बेटा जलहन जो है, हाँ, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। ये भी अपने आप में एक जो है प्रश्न बन जाएगा कि जलहन कौन पूरा करता है। तो चंद्रवरदाई 1168 में जन्म लेते हैं, और जो है खुसरो है वो जन्म लेते हैं 1253 में। बस ये दो चीज़ याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हमने डिस्कस कर लिया, चंद्रवरदाई है तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य का माना जाता है? ठीक है, ये देखिए परमात्मा प्रकाश है, योग सार है, ये अपने आप लग रहा होगा कि भगवान से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो है भविष्यत कहा जो है, ये आप देखेंगे कि जो है लौकिक चरित्र काव्य है, भविष्यत कहा। ठीक है, तो बताइए भविष्यत कहा किसने लिखा? ठीक है, तो धनपाल, कवि धनपाल लिखे हैं। ठीक, बस इतना याद रखना है, धनपाल जी भविष्यत कहा लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, पाहुर दोहा कौन लिख रहे हैं? तो राम सिंह लिख रहे हैं। ठीक है, परमात्मा प्रकाश कौन लिख रहे हैं? तो जो इंद्र लिख रहे हैं। तो ये सब जो है आपका एक एक लाइन में जो है टीजीटी वाले बच्चे इसको याद रखेंगे कि जो है एक एक जो है धनपाल जो है भविष्यत कहा लिख रहे हैं, योगसार जो है परमात्मा प्रकाश के लेखक कौन है? जो हिंदू हैं। ठीक है, उसके बाद पाहुर दोहे का लेखक राम सिंह है। बस जो है टीजीटी के बच्चे इस तरह से इसको याद रखेंगे। आप पीजीटी वाले तो भाई मैच करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको तो सब कुछ याद रखना है। निर्जरा वाले बच्चे जानते ही हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, कितने नाथ थे? तो जो है गोरक्ष सिद्धांत में 9 नाथ की बातचीत किए जाते हैं, और सिद्धों में 84 सिद्ध थे, और नाथ कितने थे? 9 नाथ 9 थे, और सिद्ध 84 थे। 9 नाथ का नाम एक बार जान लेते हैं। नागार्जुन, और नागार्जुन से देखिए नागार्जुन याद करेंगे तो मल्लिकार्जुन याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2 याद हो गया आपको। ओके, हम 9 याद करके दिखाते हैं कैसे याद किए हैं। जर भरत जो है, जर जैसा कुछ है एक नाम, भीम। ठीक है, तो या तो जर भरत याद रख लिए या भीम याद रख लिए, एक तो ये भी 2 आपका हो गया। उसके बाद देखिए हरिश्चंद्र सत बोलते थे। ठीक है, तो ये भी 2 याद हो गया। तो कुल मिलाकर 6 तो आपको याद हो ही गया। ठीक है, एक गोरखनाथ, जिसको गोरक्षनाथ कहा जाता है, जलंधर, चरपट। ठीक है, बस ये 3 नाम आपको और याद रख लेना है, गोरख, जलंधर और चरपट। ठीक है, यही याद रखना है। 6 तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, 3 गोरखनाथ, जलंधर और चरपट, इस तरह से 3 और नाम याद रख लेंगे। ठीक है, तो 9 नाथ का आपसे प्रश्न भी बन सकता है कि निम्न में से कौन गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये 9 नाम याद रखेगा तो आप काम हो जाएगा आपका। महापुराण के रचनाकार कौन है? बताइए, महापुराण के रचनाकार जो है वो पुष्यदंत है। ठीक, बाकी इनका और रचना जो है आप याद रखेंगे कौन सा? हाँ, ये दोनों रचना जो है नय कुमार चरु और पैम चरु। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। पुष्पदंत इसके भी रचनाकार हैं। ठीक है, पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने भाषा के चर कहा है इसको। ठीक है, और हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर इन्हें कहते हैं। लेकिन भाषा का जर किससे कहा जाता है ये याद रखेंगे। और नय कुमार चरु और जसर चरु किसका रचना है? तो पुष्यदंत का है। ठीक है, कई बार हम लोग पुष्य भी लिखते हैं, दंत हटा देते हैं, तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है। राहुल संकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? ठीक है, तो हिंदी इनका जो है सरहप्पा पे बहुत ज़्यादा, और खास करके सिद्धों पे, ठीक है, फोकस राहुल संकृत्यायन जी का था, इसीलिए ये सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं, और इसका टाइम पीरियड 769 में बताते हैं। ठीक है,
और ये जो है बच्चन सिंह कहते हैं आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग इन्होंने कहा किया। तो इस तरह से आप देखते जा रहे हैं कि आपका कंसेप्ट भी बनता जा रहा है और आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग कौन करता है? सरप्पा, और ऐसा कहने वाले हैं बच्चन सिंह। ओके, टाइम पीरियड याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। ये जो पहले हमने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते थे। ये समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है चंद्रवरदाई। ठीक है, एक जो है एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो उसका एक जो सेक्शन हम लोग को पढ़ना था और इम्पोर्टेंट भी है, क्यामसवध। बस इसको याद रख लेना है कि क्यामसवध किसका है। ठीक है, तो क्यामसवध जो है पृथ्वीराज रासो का खंड है। ये हो सकता है कि आपको आगे में क्वेश्चन पूछा गया हो। देखिए चलते हैं, कहते हैं कि कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार के अनुसार सही है। ये इम्पोर्टेंट जो है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है नीट जेआरएफ के बच्चों के लिए, उसके बाद पीजीटी के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, कोई बात नहीं है, नीट जेआरएफ का लेवल जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल वैसा ही होता है। ठीक, तो ये दोनों बच्चे ध्यान रखेंगे, और जो जूनियर बच्चे हैं टीजीटी वाले हैं ये सिर्फ डेट याद रख लेंगे। ठीक है, और डेट सबका नहीं याद रखना है आपको, पृथ्वीराज रासो का डेट याद रख लेना है। जो आपने क्या पढ़ा था 1192, लगभग ये 12वीं शताब्दी अंत को है, इसीलिए 13वीं शताब्दी लिखा गया है। ठीक है, और इसमें कुछ न कुछ दिक्कत है, तो इसीलिए इसको जो है हटा दिया गया, क्योंकि हमीर रास्ते का टाइम पीरियड पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। तो बस आप पृथ्वीराज रासो का जन्म पीरियड मतलब पृथ्वीराज रासो के बारे में जानते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ और भी रहता है ना कि रचना में जो है, जैसे ये पृथ्वीराज रासो पूछ लिए, विशलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, तो ये रचना की बात हो जा रही है ना, तो आदिकाल के रचनाओं का टाइम पीरियड पूछ लेना बहुत मुश्किल, मतलब उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है यदि आप राइटर का नाम पूछे होते, चंद्रवरदाई, नरपति नल्ला, इसको पता किया जा सकता है, लेकिन आदिकाल के रचनाओं के बारे में आप पूछने लगेंगे, उसका टाइम पीरियड पूछने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उसका डेट बताना। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को नहीं माना गया। ठीक, तो आप भी बस सिर्फ इसका ये याद रखिए, चंद्रवरदाई 1192 में लिख रहे हैं पृथ्वीराज रासो। ओके, सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो अब जानते हैं कि जो है मच्छिंद्र नाथ है। बहुत लोग जो है नाथ साहित्य का प्रवर्तक इन्हीं को मानते हैं। ओके, सिद्धों के से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रणेता गोरखनाथ थे। लेकिन जो है कुछ लोग इनको भी मच्छिंद्र नाथ को भी मानते हैं। पर आपको याद रखना है कि जो है सिद्धों जो नाथ का प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। और जो उसमें जो है गोरक्षनाथ से नाम से जो व्यक्ति थे, यहाँ देखें आप, यहाँ जो है आपने देखा, ठीक है, कहाँ गया, आपने यहाँ देखा ना, ये जो है गोरक्षनाथ वही है। ठीक है, हम आ गए कहाँ, फिर से हाँ इधर की तरफ आते हैं। ओके, विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजमती नाम है। ठीक है, राजस्थान वाले आप जो है थोड़ा हाई लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि एनवीएस टीजीटी में भी पूछ लिया गया था, तो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आसान भी है भारी भी है, क्योंकि जो है जनरली राइटर किताब के अंदर लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना होगा कि नायिका क्या नाम है? नागमती। ठीक है, इनके रचनाकार कौन है? नरपति नल्ला जी। ठीक, और इस जो है विशलदेव रासे को वीर रस और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता है, ये शुक्ल जी भी कोट करते हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन जो है यही मिलता है। ठीक है, वीर का परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को ही माना जाता है, और श्रृंगार रस का भी वर्णन है। ओके, मिनट, ओके, हम फिर आगे चलते हैं ना। ओके, आप लोग याद रखते रहिएगा। ठीक है, विशलदेव रासो की नायिका क्या नाम है? राजमती। इसके बाद आते हैं आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण है। ठीक है, राष्ट्र प्रेम का, बाप रे युद्धों का सजीव वर्णन है, ये सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है। श्रृंगार और
वीर रस का भी चित्रण महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। देखो, वास्तविक बात ये है ना, इसमें जो है आपको युद्धों का भी वर्णन मिलेगा, शौर्य और विलासिता का भी वर्णन मिलेगा, और श्रृंगार रस की बातचीत हमने विशलदेव रासों के संदर्भ में कर ही लिया, तो यहाँ श्रृंगार और वीर रस दोनों मिलेगा, इसलिए जो है शुक्ल जी इसको वीर काल भी कहते हैं। ठीक है, तो वीर गाथा काल कहते हैं शुक्ल जी। ठीक, शुक्ल जी इनको वीर गाथा काल कहते हैं, तो यही कारण से वीर रस की प्रधानता के कारण, लेकिन यहाँ श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। समानतः युद्ध जो यहाँ लड़े गए थे ना, वो जो है या तो अपना क्षेत्र कब्जाने के लिए लड़ा गया था, या फिर स्त्रियों को लेकर के युद्ध हुआ था। इसमें राष्ट्र प्रेम की सुंदर भावना का चित्रण बिल्कुल नहीं के बराबर है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या किसके तरफ, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 14। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक, ये हो गया था नहीं, ये प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल का कोकिल कहा जाता है, तो ये पदावली है। ठीक है, पदावली के आधार पर ही, क्योंकि पदावली में जो है कृष्ण से संबंधित चीज़ें हैं और उसको गाते हैं लोग। ठीक है, इसलिए मैथिल कोकिल कहा जा रहा है, और मैथिली का काफ़ी इम्पैक्ट है, एक समझिए वो मैथिली में ही है। ठीक, तो ये है। एक चीज़ और जो है विद्यापति को लेकर के कहा जाता है ये श्रृंगारी हैं कि भक्त हैं कि रहस्यवादी हैं, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। आप सबको नहीं याद रखना है, आप बड़े बड़े नाम जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, इसको श्रृंगारी हैं, और एक स्टेटमेंट जानते हैं कि कहते हैं आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, कोई किसी को भी आध्यात्मिक कह दे रहा है, शुक्ल जी ऐसा कहते हैं विद्यापति के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब वो श्रृंगारी इनको कहते हैं, एक बात। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि बहुत अच्छा काम किए हैं विद्यापति पे। हाँ, इनका जो है विद्यापति जो किताब है उसमें इनकी भूमिका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनका रिसर्च कैसा है। ठीक है, तो दो लोग श्रृंगारी मानते हैं। भक्त मानने वाले कौन से हैं, भक्त मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कई बार आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल एक दूसरे के विपरीत चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने श्रृंगारी माना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्त हैं। बाकी श्याम सुंदर दास भी ठीक हैं, चलेगा, लेकिन यहाँ देखो जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें जो है रहस्यवादी मानते हैं। आप 5 नाम याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं श्रृंगारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्त हैं, और जो है ग्रियर्सन कहते हैं रहस्यवादी हैं, बस। और रामवृक्ष बेनीपुरी श्रृंगारी देख लिए। चंद्रवाला रास के रचयिता कौन है, तो आंसू कवि जो हैं वो चंद्रवाला रास के रचयिता है। ठीक है, बाकी इसमें से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे डिस्कस करना ही है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अमावस्या के घड़ी झिलमिल चंदा पूनम के धरी सुर, नाद के धरी व्यंज व्यंगत गरजे वांजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी और संत का क्या नाम है। ठीक है, तो आप जो है कबीर के यहाँ आप अनहद नाद भी देखेंगे। ठीक है, कबीर के यहाँ, और आप जानते हैं कि कबीर जो है वो नाथों और सिद्धों से प्रभावित हैं, नाथों से खास करके ज़्यादा। ठीक है, तो नाथों से आप देख रहे हैं सबसे बड़े नाथ कौन नाम लग रहे हैं, गोरखनाथ, बस लगा दीजिए। हाँ, बस के धरी झिलमिल चंदा पूनम के धरी सुर, नाद के धरी व्यंगत गर्जे माजत अनहद तूर। ठीक, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं, तो इसको याद आप रखेंगे 69 सर्ग हैं। ओके, इसको पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं, छंदों का अजायब घर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, छंदों का अजायब घर किसको कहते हैं, पृथ्वीराज रासों को। ठीक है, 69 सर्ग हैं, ये याद रखेंगे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्याख्या नहीं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके बारे में है। ठीक है, तो शुक्ल जी जो है ये कथन जो है कहते हैं पृथ्वीराज रासों के बारे में। ठीक है, उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप क्योंकि कुछ विवादित क्वेश्चन रहते हैं ना, हाँ, इसको शुक्ल जी इस किताब को जाली का बता देते हैं कि ये किताब क्या है, जाली है, हाँ, नकली है। तो समझ सकते हैं कि शुक्ल जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, तो किसी को भी नहीं छोड़ते। निम्नलिखित में से किस रचना में करवक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, करवक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो
हाँ, बिहार में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ करवक शैली का लगा हुआ है। ठीक है, क्लास 12th के दिगंत में करवक लगा हुआ है। ठीक, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो ये जो है जम्बू स्वामी चरो, पौम चरो और महापुराण, इन तीनों में करवक चरो का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहाड़ द्वारा में करवक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ वो याद ना रख के आप याद रखिए कि कहाँ कहाँ हुआ है। तो जम्बू स्वामी चरो, हाँ, पौम चरो और महापुराण में करवक शैली का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहा। ठीक है, संध्या भाषा किसके वाणियों को कहा जाता है? ठीक है, तो सिद्धों के वाणियों को संध्या भाषा कहा गया। और आपसे पूछ लेगा कि संध्या भाषा क्या अर्थ है? संध्या भाषा का अर्थ है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण। ठीक है, सांकेतिक अर्थ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ कहा जा रहा है, उसका नहीं, सांकेतिक अर्थ के बारे में बातचीत हो रही है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। ये जो है ये खुसरो की कविता। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे खुसरो में जो है, खुसरो की कोई भी पंक्ति आप याद रखिए तो उसमें आपको लगेगा कि यह तो नॉर्मल हिंदी है यार, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये खुसरो के भाषा बिल्कुल खड़ी बोली के निकट है। इसलिए आप देखे होंगे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि हम खुसरो कहते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस कौन सा है? तो भाई प्रमुख रस कौन कौन सा है देख लो। ठीक है, तो आप पृथ्वीराज रासो या कोई भी रासो का आप उठाइए। ठीक है, उसमें वीर रस तो रहेगा ही रहेगा, वीर रस रहेगा। साथ ही साथ जैसे हमने अमीर रासो में देखा था कि वहाँ सॉरी बीसल देव रासो में देखा था कि जो है वो श्रृंगार रस था, और इस तरह की चीज़ें हर जगह है। और वीर रस और शांत रस एक साथ कैसे रह सकता है भाई साहब? ये तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, रौद्र और श्रृंगार ये सब ठीक है, लेकिन विभत्स और श्रृंगार और भयानक ये सब ठीक, लेकिन यहाँ एक तो शुक्ल जी वीर गाथा काल इसीलिए कहते हैं कि यहाँ वीर रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस क्योंकि जो अधिकतर लड़ाई स्त्रियों को लेकर हुई है तो उसमें श्रृंगार रस होना जरूरी है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी संयोजितता के बारे में बातचीत है, आप जानते हैं। ठीक, हमने पहले ही बता दिया कि जो है पृथ्वी रासो के चंद्रवरदाय के पुत्र जलहन ने पूरा किया। यहाँ 68 छंदों का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर हमने कहा था, मतलब हमने नहीं, छंदों का अजायब घर कहा गया। ठीक है, तो आप देखे हैं ये सारी चीज़ें। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मरिया मारी कंतु, तो ये जो है मैंने जो है आल्हा सुन रहा था यूट्यूब पे, तो एक लड़का बहुत छोटा था, बहुत अच्छा गाया था इसको, भल्ला हुआ जो मारिया मारा बहिनी मारा कंतु, तो लज्जें तू वयसी हूँ जा भग्गा है अंतु, मतलब अच्छा हुआ कि मेरा हस्बैंड जो है युद्ध के मैदान में मारा गया, वरना वो यदि वापस आ जाता लौट के तो मैं तो किसको मुंह दिखा पाता। तो ये वहाँ की जो है लड़कियाँ इस तरह से, औरतें इस तरह की सोचती थी उस काल की औरतें, या औरतों को जो है इस तरह से सोचना सिखाया गया था। ठीक है, वरना कोई अपने पति के मरने पर इतना खुश नहीं होती कि भाई मर मर गया अच्छा हुआ, तो ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। तो ये जो है हेमचंद जी कहते हैं। ठीक है, को किस मतलब जो है किस में ये कहते हैं परमाल रासो में ना। हाँ, आदिकालीन बल्ला हुआ मारिया कंतु। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद ऐसा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब बस याद रखेंगे जो है। हाँ, एक मिनट, मैं एक चीज़ परमाल रासो गलती से बोल दी। ठीक है, परमाल रासो तो जगनी लिख रहे हैं ना, हाँ, ये गलती से बोल दिया था, हेमचंद जी तो लिख ही रहे। जब मेरा ध्यान उस पर तरफ होगा इस वजह से। ठीक है, ये परमाल रासो कौन लिखते हैं? जगनी लिखते हैं। ओके ओके, राहुल संगीतयान ने हिंदी का पहला कवि किसे कहा? आप बताओ। राहुल संगीतयान ने, हमने अभी बताया था कि सिद्धों की तरफ उनका बहुत ज़्यादा फोकस था, तो सरहप्पा को कहते हैं। सिद्धों की वानियों का हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ठीक, सिद्धों की वानियों का हिंदी काव्य धारा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ये काम जो है हमने अभी कहा कि राहुल संगीतयान का जो फोकस था सिद्धों की तरफ काफ़ी अधिक था, इसीलिए इसका आंसर आप याद रखेंगे राहुल संगीतयान जी है। ठीक है, हिंदी काव्य धारा में क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि राहुल संगीतयान द्वारा संकलित हिंदी काव्य धारा में क्या है,
तो आप बताएंगे सिद्धों की वाणियाँ। ठीक है, अब थोड़ा पेन चेंज करने की इच्छा हो रही है, आप लोग भी लाल लाल देख करके बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। ओके, आदिकाल के कवि सरप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का प्रलंबन आगे चलकर किस कवि में हुआ था? मैं इसका भी आंसर दे चुका हूँ, कबीर में हुआ था। ठीक है, कि कबीर जो है नाथपंथियों और सिद्धों से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश के बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य की प्रादुर्भाव विषयक इनके कथन कौन से हैं? तो रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, धीरेन्द्र वर्मा और मिश्र बंधु। ठीक है, तो जैसे हमने राहुल संगीतायन का नाम लिया, वैसे ही रामकुमार वर्मा भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सिद्धों की तरफ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप इस चीज़ का विकास हुआ, सिद्ध साहित्य का। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन है? रामकुमार वर्मा। राजस्थान, मुझे लगता है कि जो भी राजस्थान के एग्जामिनर हैं वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उनका क्वेश्चन एक लेवल का रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो आप देखते होंगे जब भी राजस्थान देखेगा वहाँ क्वेश्चन आप थोड़ा लेवल अप देखेंगे। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज राजस्व के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? ठीक है, ये प्रश्न राजस्थान में पूछा गया था जब हम लोग 2020 में एग्जाम दे रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तब ये पूछा गया था, मतलब सेम प्रश्न जो है 2018 में भी पूछा गया था। देख रहे हैं राजस्थान का कितना फेमस 2018 में, 2014 में और 2015 में, और इवन हम लोग के समय में भी जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे थे उस समय भी ये पूछा गया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल टार्ड, ऐसा मानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ अब जिक्र भी होने लगा, ये एक चीज़ और, एक मिनट, ये चीज़ देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा वाले को प्रमाणिक मान है कर्नल टार्ड, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, देखिए हमने पहले बता दिया था कि शुक्ल जी ऐसा क्या करते हैं, पृथ्वीराज राजस्व के बारे में प्रमाणिक मानते कि अप्रमाणिक मानते थे? मैंने कहा था ना, शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये जाली है। जब जाली है तो प्रमाणिक कैसे होगा? तो इसीलिए शुक्ल जी जो है देखेंगे अप्रमाणिक वाले श्रेणी में। ठीक है, लेकिन हम प्रमाणिक वाले पहले देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं, कर्नल टार्ड जो है प्रमाणिक मान है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो है अप्रमाणिक कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल मानते हैं। उसके बाद जो है, और शुक्ल के उल्टा काम करने वाले, हालांकि उनका नाम आप नहीं देखेंगे, देखेंगे कहाँ, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रमाणिक मानते थे, न प्रमाणिक न अप्रमाणिक, बिल्कुल बीच की बातचीत कौन कर रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, बाकी नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, और प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और कर्नल टार्ड है। बस इतना, और ज़्यादा नहीं याद करना है। ज़्यादा याद करने के चक्कर में आप बहुत कुछ भूल जाएंगे। हाँ, एक बॉलर का नाम ना भूलिए। ठीक है ये अप्रमाणिक मानते हैं। ओके, 3-4 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं बताइए? श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं और कर्नल टार्ड है, बस। ठीक, अप्रमाणिक मानने वाले बॉलर, मैं पहले ही बॉलर को लिख दिया कि आप एक मिनट, हाँ आप बोले नहीं, और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है? एक ही नाम आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा के हैं? तो ये जो है जैन काव्य धारा के हैं। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, इसके रचयिता कौन है? देखिए, और यहाँ ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक, ये देखिए, इसके रचयिता जो हैं भारतेश्वर बाहुबली दास का शालिभद्र सूरी जी। शालिभद्र सूरी, आप याद भी रखेंगे इसको।
निम्नलिखित तो कौन सी रचना शिलांकित है? तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, तो ये राउड वेल जो है ये शिलांकित है। देखिए राजस्थान वाले थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छा लगता है राजस्थान का क्वेश्चन देख के। राउड वेल की रचना शिलांकित है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की। 11वीं शताब्दी के गद्य पद्य मिश्रित चंद। तो आपसे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जो है राउड वेल है वो चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब ये टेक्स्ट गद्य प्लस कविता टाइप में पद्य दोनों रहता है, ठीक है, उसी को हम कह देते हैं चंपू काव्य। ठीक, चंपू काव्य, ठीक है। नक्शक वर्णन की परंपरा का आरंभ राउड वेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित ज्योतिषर ठाकुर की गद्य का प्रथम रचना है। इसका ढांचा कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति पर इतना याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि राउड वेल किसका है, जो है रोड़ा कवि का है और ये शिलांकित है और चंपू का है। बस आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पे फोकस रहना चाहिए। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि या तो अपभ्रंश दोहा में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको नहीं लग रहा है कि ये सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। भाई दोहा कोश और चर्या गीत में कैसे अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चर्या गीत एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानता अनुष्ठान में पाए जाते हैं। तो आप देखो दोहा कोश में कुछ और होगा, चर्या गीत में भगवान के लिए यूज करते हैं आप, ठीक है, अनुष्ठानों के लिए। तो दोनों में तो अंतर है, तो ये कह रहे नहीं है। तो आंसर आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो जब यहाँ है अंतर है रहना चाहिए तब सही होता है, लेकिन नहीं दे दिया तो ये आंसर आपका टिक करना होगा। चर्यापद गए थे। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों में दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की रचना की। बिल्कुल, बौद्ध सिद्धों ने दोनों की रचना की, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए राजस्थान का क्वेश्चन है, तो जैसे ही राजस्थान आवे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा तो दिखेगा आपको। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? नहीं है। देखिए ऑनलाइन में राजस्थान पूछता ही नहीं है जल्दी। हाँ, तो ये देखिए कौन सा सही नहीं है। प्रबंध चिंतामणि ये तो पहले ही गलत निकल गया। ये तो मेरू तुम की रचना है ना, मेरू तुंग, ठीक है, ये किसकी रचना है? मेरू तुंग की। और पाहुर दोहा मैंने पहले बताया राम सिंह की है। नेमिनाथ चरो हरिभद्र सूरी का, भविष्य का धनपाल जी का है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरू तुंग का यहाँ भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। जसहर चरु और हमने और जसहर चरु और कौन सा चरु बताया था? ठीक है, और नए कुमार चरु किसका बताया था? पुष्य का। ठीक, जसहर चरु और नए कुमार चरु ये पुष्य का बताया है, तो पुष्पनंदन आंसर हो जाएगा। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा पूछा गया। ठीक है, हिंदी का भभूभूति भी इसको कहते हैं। सॉरी, ओके, 1 मिनट सब कुछ ठीक चल रहा है रिकॉर्डिंग में कि नहीं देख लेता हूँ। आप लोग देख भी पा रहे होंगे आराम से। ये सारी चीज़ें हैं, पर अभी पहले वीडियो में हम 50 तक करने का कोशिश करेंगे, फिर बाद में हम अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं 34 तक। ठीक, दब साहब प्यास नामक अपभ्रंश किसकी रचना है? ठीक है, तो ये दब साहब प्यास जो है देवसेन की रचना है। ठीक है, दब साहब नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन माइल धवल ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी, ये याद रखेंगे, कई बार देवसेन का पूछा गया है पीरियड। तो 933 ईस्वी में देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रवणकाचार्य की रचना की। श्रवणकाचार्य में 250 जो है ये है। देवसेन के अन्य ग्रंथ ये सब जो भी है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, आशुक कवि का नाम जो है चंद्रबाला रास लिखते हैं। शालिभद्र सूरी का मैंने भारतेश्वर बाहुबली रास बताया था आपको। जैन सूरी अस्तुलभद्र रास। ठीक है, तो उतना नहीं याद रखें, लेकिन शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली याद जरूर रखें। ठीक है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक जो है ये खंड काव्य है, अब्दुल रहमान जी का है। इसमें सूफीज़म का इम्पैक्ट दिखता है। ओके, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ लिख रहे हैं कि
हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का मिश्रण है। जैसे आप किस पे देखते हैं, जायसी में देखते हैं ये चीज़। आपको इस साइड लिखता हूँ तो अच्छा हैंड राइटिंग दिखता है, इस साइड पता नहीं क्या हो जाता है, इस साइड रुकने लगता है पेन। खैर, तो ये जायसी जो है आप देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम और सूफीज़म को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा नाम सूफी को बढ़ावा देने में सबसे नाम जायसी हैं। ठीक है, तो ये अब्दुल रहमान भी जो है उसके परंपरा से पहले ही आ जाते हैं। ठीक, तो यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार इसका मंगलाचरण इस प्रकार की, मतलब ये तो कहीं से उठा लिया ये। हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक तत्वों का वर्णन है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे हिंदू और मुसलमान साथ आ जाए तो उस पर समझ लीजिए सूफीज़म का प्रभाव आराम से मान लीजिए आप। अलावर संतों की संख्या कितनी है? ठीक है, अलावर संतों की संख्या कितनी है बताइए? तो 12। और नया नार के बता दीजिए आप तो। ठीक है, 12वां अलावर तमिल के कवि और संत हैं। इनके कैमासवध ये बताया था हमने। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? हाँ, पृथ्वी राजसों का प्रमुख घटना है, आपको मैंने बता दिया था। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ठीक है, रामायण, पौमचरू, महापुराण और रामचंद्रिका। ठीक है, तो ये तुमसे अपभ्रंश भाषा का पूछ रहा है। हाँ, तो रामचंद्रिका जो है ब्रज में है। ओके, आप में लग रहा होगी अरे ये तो क्या है। और जो है ये रामायण जो है ये आप जानते हैं संस्कृत में। महापुराण राम से संबंधित है नहीं, तो आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हैं पहुँचरूँ। ठीक है, इसका ही रचना है। पुस्तक जल्लन हाथ दय चली गज्जन निरपकाज। ठीक है, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में बातचीत हो रही? तो मैंने वही बात है कि जो पृथ्वीराज रासू ने अपने बेटा के हाथ में चंद्रवरदाई ने अपने बेटे के हाथ में पृथ्वीराज रासो, जिसके बेटे का नाम जो है जलहन, उसको दे दिया और कहा कि तुम कंप्लीट कर लेना, और वो मर गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक मिनट, पृथ्वीराज चरित्र नहीं, यहाँ पृथ्वीराज रासो होना चाहिए ना, डी आंसर हो जाएगा। हमने चरित्र देखा नहीं। ओके, बनाने वाले ने सही बनाया, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चरित्र, पृथ्वीराज रासो, बहुत अच्छा। ठीक है, DSSV PGT, तो PGT वाले तो ध्यान देंगे ही देंगे, बाकी लोग ही ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप आपके TGT वाले जो भी हैं उनके अलग से कोई सिलेबस बना है, ये सिलेबस आपको यही देखना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ठीक है, तो ये डिंगल या पिंगल। ठीक है, डिंगल भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित डिंगल, जबकि अपभ्रंश और ब्रज मिश्रित पिंगल है। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ठीक है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त। ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना की बातचीत हो रही है। ठीक, तो ये जो है ये इनका भी क्वेश्चन लगभग ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त मानी जाती है? तो ये बिसल रासो जी का जो रचना है। हाँ, बिसल रासो कौन लिखते हैं? नरपति नल्ला। तो उनकी जो रचना है उस पर आप देखेंगे कि अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत ज़्यादा मुक्त है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक चीज़ देखेंगे, बारहमासा का भी वर्णन मिलता है। बारहमासा आप कहाँ देखेंगे? आप देखेंगे जैसी के यहाँ, जैसे कि यहाँ जैसी ने जैसा बारहमासा का वर्णन किया है वहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है बिसल रासो के में नरपति लाला जी का, यह बात आप समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप डिस्कस किया है पहले। पंडित सल सत्य बखानिए दहिए बुद्ध बसंत न जानिए। ठीक है, तो ये सरप्पा की रचना है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, और सरप्पा के लिए एक चीज़ और याद रखिए, रचना की बातचीत हो गई है। तो जह मन पवन न संचरे, जह मन पवन न संचरे, आप ऐसे भी कितना ही याद रख लीजिए, पवन संचर। ठीक है, ये भी याद रखें।
अलाउद्दीन नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ये जो जगनिक लिखते हैं परमाल रासो, इसी वजह से हमने तभी कह दिया था जगनिक। ठीक है, परमाल रासो कौन लिखते हैं? जगनिक। इसमें अलाउद्दीन का वर्णन है। बुंदेलखंड में आप देखेंगे सब कह रहे हैं अलाउद्दीन वीरों के सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन परमाल रासो में। आला छंद लिखे जाने के कारण से आला खंड भी कहा जाता है। इस छंद में वीर छंद भी कहते हैं। 31 मात्राओं वाला छंद होता है। ये पूछ सकता है आला छंद होता है उसमें कितना मात्रा होता है? 31 मात्रा होता है, जो कि युद्ध भूमि में। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आला खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये याद रखेंगे। ठीक है, फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी का क्या, जिलाधीश का क्या नाम था? चार्ल्स इलियट। 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि परमाल रासो का प्रकाशन किसने करवाया? ठीक है, तो इलियट ने, चार्ल्स इलियट ने। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किससे कहा? तो रामकुमार वर्मा जी का बात हो रहा है। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा जो है ये स्वयंभू को कहते हैं, हिंदी के प्रथम ग्रंथ है, मतलब प्रथम कवि है। ओके। जबकि राहुल संकृतायन सरप्पा को मानते हैं, लेकिन रामकुमार वर्मा जो है स्वयंभू को मानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें। नाथ साहित्य का आरंभ काटता किसे भी माना जाता है? तो ये चीज़ डिस्कशन कर लिए, तो ये नहीं बताएंगे आपको। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये भी डिस्कस कर लिए हैं, पृथ्वीराज रासो ये भी नहीं बताएंगे। प्रत्येक देश की साहित्य जनता की चित्रवृत्ति के प्रतिबिंब है। ये बहुत फेमस कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम देने जाइए, कुछ ना कुछ जो शुक्ल जी का भूमिका, आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप शुक्ल जी के इतिहास का भूमिका, इतिहास की जो भूमिका है वो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ से बहुत प्रश्न, भूमिका का नाम प्रथम वक्तव्य नाम से है। ठीक है, प्रथम वक्तव्य नाम से है, तो वो एक बार जरूर पढ़ लेगा। मैं सबको कहूँगा पढ़ लेने के लिए। वहाँ से प्रश्न एक ने एक क्या, मतलब 3-4 प्रश्न, जो टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए तो 3-4 प्रश्न वहाँ से उठा लिए जाएंगे। ठीक है, पीजीटी वालों के लिए एक आध प्रश्न रहेगा वहाँ से, लेकिन जरूर रहेगा, तो उसको आप देख लेंगे। हाँ, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। हाँ, कोई भी उससे चढ़ाकर कुछ भी कह लेता है, जैसे गीत गोविंद को लोग आध्यात्मिक कह रहे हैं। इसकी बातचीत मैंने विद्यापति के संदर्भ में कर लिया है, तो इस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। देसल बैना सब जन मिठा। ठीक है, किस भाषा की बातचीत हो रही है, किस भाषा की पंक्ति है? ठीक है, तो ये बताओ किस भाषा की पंक्ति है? ये जो है भट्ट, देसी भाषा जो है उसकी बातचीत हो रही है। ठीक है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो राइन भयो चहुदेश। तो ये हो गया। इस पंक्ति का रचयिता कौन है? खुसरो जी हैं। आदिकाल के किस कवि ने खरी बोली की रचना की? आदिकाल के किस कवि ने खरी बोली की रचना की? ये तो वही हो गया, खुसरो से संबंधित प्रश्न हो गया। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? हमने बता दिया, चंद्रबरदाई जी हैं। तो देखो, ये पीजीटी में पूछ रहे हैं डीएसएसबी वाले। विद्यापति के किसके दरबारी कवि थे बताइए? विद्यापति जो है कृति सिंह के यहाँ थे। ठीक, इसलिए कृति लता और कीर्ति पताका आप देखते होंगे कि लिखे हुए हैं। और कुछ, क्योंकि बिहार से डिस्कशन, बिहार से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह, यहाँ शिव सिंह ऑप्शन में था नहीं, ये दरबारी कवि थे, तो कृति सिंह था तो कृति लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी, हमारा जो फ्रेंड है वहीं का है, विस्पी का नामक गांव के निवासी हैं। इनकी प्रमुख रचना कृति लता, कृति पताका, सर्व, ये सब कुछ नहीं याद करना है। हाँ, एक पुरुष परीक्षा याद कर लीजिए, नाटक है संस्कृत में। ठीक है, पदावली मैथिल भाषा में रचित है। विद्यापति के प्रसिद्धि के कारण पदावली हैं। ठीक है, और विद्यापति को जो है जातीय कवि कहा गया है, किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। हम लोग 50+ पे पहुंच रहे हैं, तो 55 करके छोड़ देंगे पहला सेशन। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या रहेंगे। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? तो सिद्धों और नाथों की सूची में सरप्पा जो है उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, तो सरप्पा क्या लिखते हैं? दोहा कोश कौन लिखते हैं? सरप्पा।
ठीक है। सरहप्पे को जो है वो राहुल सिंह रितान प्रथम कवि मानते हैं। 769 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ऐसा मतलब उनका टाइम पीरियड है, जन्म मत कहिए। आला खंड जो है परमाल रासो का ही पार्ट है, ठीक है। और इसको कौन लिखते हैं? जगनिक। और इसको जो है चार्ल्स इलियट जो है वो करवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं 1865 में। फर्रुखाबाद के वो थे, जिलाधीश थे, ठीक है। तो इतना हो गया, 55 तक हमने कर लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे, ठीक है। हाँ, आगे 56 भी देख सकते हैं, बट रहने देते हैं, 56 से बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। और कुछ देर बाद ही मिल सकते हैं हम लोग अभी। ओके, तो चलिए।